व्यक्तिगत भाव भी होते हैं, जिसको वह अपने पति या उसके समान अंतरंग सम तक भली भांति पहुंचाने पर या व्यक्त करने में अनपढ़ होने के कारण वह असमर्थ होती है। तब उसके लिए यह स्थिति अत्यंत भयावह विपत्ति के समान होती है। कभी कभी तो उसके हृदय में ऐसी स्थिति होती है कि काफी वेदना होती है और वो अवसाद की स्थिति में पहुंच जाती है। इस प्रकार से सतत शारीरिक मानसिक कष्टों को सहन करते रहना अनपढ़ नारी के लिए नियति बन जाती है। यानी कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी और के द्वारा नहीं बोल सकते, है ना। अगर कोई संदेश रहता है तो हम कोई भी बात जो हम स्पेशली जो कुछ कुछ ऐसी बातें होती है कि हम किसी के सामने नहीं बोल सकते, तो वो अगर बात हम नहीं बोल सकते हैं तो उसके लिए क्या है, काफी परेशानी होती है। मानसिक तौर पर इंसान कितना परेशान हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, पढ़ाई लिखाई काफी जरूरी है, खासकर लड़के या लड़कियां कोई भी हो, है ना। तो सभी के लिए क्या है, पढ़ाई लिखाई काफी जरूरी है। और ये क्या है, हर कदम पर पढ़ लिख कर इंसान क्या है, आप वाकई में व्यवसाय भी कर सकता है, नौकरियां भी कर सकता है ना। तो पढ़ाई लिखाई क्या है, वो तो बात की बात है। लेकिन सामान्यतः एक छोटा सा भी एग्जांपल लिया जाए, अपन मार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, हिसाब किताब करना हो तो कैसे करेंगे, जब पढ़े लिखे होंगे तब तो अपन ढंग से कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, पढ़ाई लिखाई क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर नारियां जो होती है उनके लिए तो काफी पढ़ना लिखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है वो किसी से शेयर नहीं कर सकती, कुछ बातें वो अपने पति से जो कहना चाहती है वो किसी और के द्वारा नहीं बता सकती, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर स्त्रियों के लिए काफी परेशानी हो जाती है अगर वो अनपढ़ हो। चलिए अपन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, गजल। इसके कवि है दुष्यंत कुमार। ठीक है, जो अपन के जो गजल कवि है कौन है, दुष्यंत कुमार। इनका जीवन परिचय देखते हैं। दुष्यंत कुमार जी का, जस्ट मिनट बेटा। हाँ, तो देखिए अपन के जो कवि है दुष्यंत कुमार जी का जन्म कब हुआ था, सन 1933 में उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के राजपुर नवादा में, नवादा गांव में हुआ था, है ना। दुष्यंत कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था, 1933 में। 1935 में कहा, उत्तर प्रदेश के जिला कौन सा था, बिजनौर के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। आपका बचपन का नाम क्या था, दुष्यंत नारायण था। उनके बचपन का नाम क्या था भाई, दुष्यंत नारायण था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया और वहां से आपका साहित्यिक जीवन का प्रारंभ हुआ। आप साहित्यिक संस्था परिमल के नए पन्ने भूमिका में क्या है, नए पन्ने पत्रिका, है ना, उसमें क्या थे, सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। कहाँ के, ये साहित्यिक संस्था परिमल के साथ नए पत्ते पत्रिका, पेपर का नाम क्या था, नए पत्ते, उसके साथ में वे जुड़े हुए थे। आपने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। 1975 में अल्पायु में ही आपका दुखद निधन हो गया। ठीक है, उनकी 1975 में क्या था, उनका देहांत हो गया था। और इसके पहले उन्होंने क्या किया था, काफी अच्छे कवि थे वो, साहित्य से तो जुड़े हुए थे, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए थे। उन्होंने नए पत्ते पत्रिका में भी काफी कार्य
कार्य किया था और आकाशवाणी और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने उस विभाग में भी काफी जुड़े हुए थे और उनके काफी काम जो है सराहाया गया है। रचनाएं देखिए, काव्य में क्या है, सूर्य का स्वागत, ये उनकी रचनाएं हैं। आवाजों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ठीक है, ये इनकी रचनाएं होगी। गीत नाट्य, उन्होंने कौन सा लिखा था गीत ने, कौन सा नाटक लिखा था, एक कंठ विष पाई। उपन्यास कौन सी है उनकी, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये क्या है उनके उपन्यास। उसके बाद देखिए साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य, हिंदी साहित्य में गजल विधा की प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यंत कुमार की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत है। उन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य में काफी अच्छा काम किया था और उनको काफी उपलब्धियां मिली थी। आपके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों के लिए लोकोक्तियां के पर्याप्त बन गए। आपकी रचनाएं साहित्यिक गुणवत्ता से परिपूर्ण है। गजल के बारे में उनका क्या कहना है कि गजल को किसी भी भूमिका की जरूरत नहीं होती, वे एक प्रतिबद्ध कवि हैं, उनकी प्रतिबद्धता किसी पार्टी में नहीं है अपितु आज के मनुष्य से है। अतः जिस आदमी के लिए वे लिखते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वह आदमी उनकी कविताएं हैं, उनकी गजल है, जो भी लिखते हैं वो उनको कम से कम पढ़े। यानी वो उनका जो विषय रहता था, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में वो लिखते थे, गजल हो, कवि हो, कविता हो, उपन्यास जो भी है, तो वो चाहते थे कि जो मैं जिस व्यक्ति के बारे में लिखा हूँ, वो व्यक्ति कम से कम मेरे द्वारा लिखी हुई गजल, कविता जो भी है, उसको कम से कम पढ़े, वो उनकी इच्छा रहती थी। आपकी गजलें तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों से लसित होती थी। यानी उनकी गजलों में क्या था, तत्सम शब्द तो रहते ही थे, साथ ही साथ में उर्दू शब्दों का भी वो बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। जैसे अपन एक एग्जांपल देख लें, है ना, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है, जो कविता के बारे में, गजल के बारे में, है ना, वो चाहते थे कि अगर मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, यानी जो उनकी पढ़ने की इच्छा है, जो गजल के बारे में लोग जानते हैं, तो वो बातें क्या है, या तो मेरे दिल में हो या तुम्हारे दिल में हो। ठीक, इस प्रकार से क्या है, पढ़ने की उत्सुकता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में अपन लिख दें और उसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, ऐसा नहीं। यानी वो चाहते थे कि जो भी मैं लिखूं वो क्या है, उस व्यक्ति के बारे में लिखूं तो वो व्यक्ति कम से कम पढ़। एक मिनट, क्या हो गया भैया।
हाँ, हेलो हेलो बेटा, आवाज आवाज मेरी आ रही है? हेलो, यस मैम। यस मेरी मैम। आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, चलिए आगे अपन देखते हैं। आप मूलतः कवि हैं, किंतु उपन्यास एवं नाट्य विषय में भी अपनी प्रतिभा से आकर्षित किया है ना। उन्होंने क्या है, गजल लिखा है, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखा है, और साथ ही साथ में उन्होंने नाटक भी लिखा है ना। उसमें भी काफी वे अच्छे लेखक रहे हैं। एक कंठ विष पाई, है ना, द्वितीय नाट्य रचना आपकी ये बहु प्रशंसित रही है। यानी उन्होंने जो ये सब लिखा है काफी प्रसिद्ध रही है और लोगों ने बहुत उनको पसंद भी किया है। गजल विद्या का परिचय। अब देखो गजल के बारे में क्या परिचय है उनका। गजल एक ऐसी विद्या है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुक्त से एवं स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में कूद कर एक रचना की शक्ल देती है। प्रथम रूप में यह स्तर पर तुक का निर्वाह और द्वितीय अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। ठीक है, अब देखिए पाठ का सार देखिए। दुष्यंत कुमार रचित प्रस्तुत गजल उनके गजल संग्रह साय में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने की परंपरा नहीं रही है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, परंतु यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में भी कुछ चल रहा है, उसी खारिज करने और विकल्प की तलाश की मान्यता देने का भाव एक तरह से यह गजल के केंद्रीय भाव बन गया है। यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना है। यानी जो हमारे कवि हैं, कौन है, दुष्यंत कुमार जी हैं। वो काफी मतलब काफी अच्छे कवि हैं, और उन्होंने क्या है, उत्तर प्रदेश के थे, और उन्होंने क्या किया था, उनकी भाषाओं में क्या था, उर्दू शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। तत्सम भाव, उनके तत्सम शब्द भी उनकी गजलों में पाए जाते थे। उन्होंने काफी रचनाएं, अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है। काफी लोगों ने उनको पसंद किया है। सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का बसंत, ये उनकी रचनाएं हैं। नाटक भी काफी अच्छा उन्होंने लिखा था, एक कंठ विश्व पाई। और उपन्यास में क्या है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, इस प्रकार से क्या थी, ये उनके उपन्यास थे। और ये क्या है, इनकी साहित्यिक, इन्होंने क्या थे, हिंदी साहित्य में गजल क्या है, उन्होंने काफी मतलब उनकी जो गजल लिखी हुई गजल है, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और उन्हें गजल की में उन्होंने काफी उपलब्धियां प्राप्त की थी। और उनकी जो शेर शेर शायरियां हैं, उसमें क्या था, उसमें शीर्षक की कोई जरूरत नहीं रहती थी। और वो शेर शायरी गजल जो भी लिखते थे, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखते थे। तो वो चाहते थे कि जिस व्यक्ति विशेष के लिए मैं लिख रहा हूँ, उसको कम से कम वो पढ़े। वो चाहते थे कि उनकी दिली इच्छा होती है कि वो शेर शायरी क्या है, वो व्यक्ति पढ़, है ना। और उपन्यास भी उन्होंने काफी लिखा। ऐसा नहीं कि वो केवल कविताएं ही लिखी है, गजल ही लिखी है, उन्होंने काफी उपन्यास भी लिखे हैं, और नाटक भी लिखे हैं, है ना। इस प्रकार से क्या है, गजल, नाटक, कविता, ये सब क्या है, सभी में क्या है, ये अच्छे कवि माने जाते थे। उनको काफी लोगों ने, उनकी जो गजलें हैं उन सबको क्या है, बहुत सारा लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ठीक है, अब देखिए काव्याश के अंतर में उनके कुछ एक छोटी सी कविता का पाठ देखिए। कहाँ तो तय था
चलो बेटा, हाँ बस वही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। चलो बेटा, है ना, अपन एक कविता का छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। चलो बेटा। कहाँ तो तय था चिरागो हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए चले। इसमें जो कविता है, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उसको आप देखो। तय, तय यानी निश्चित या नियत, चिराग यानी दीपक, हर एक यानी प्रत्येक, मयस्सर यानी उपलब्ध, दरख्त यानी पेड़ या वृक्ष, साई यानी छाया, धूप यानी गर्मी या ताप, उम्र भर यानी जीवन भर। संदर्भ देखिए, ये क्या है, हमारी आरोह पुस्तक से लिया गया है, जिसमें क्या है, गजल है, जिसमें साय में धूप से अवतरित किया गया है। अब प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राजनीति और समाज में कथनी और करनी में अंतर स्वरूप असमायोजन या तालमेल अपन कह सकते हैं, से सर्वथा अभाव के दुष्प्रभाव को उजागर किया है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या, इस पंक्तियों में अपन ने क्या व्याख्या है, देखिए। कवि कहता है कि राजनीति के द्वारा, जो राजनीति से जानने वाले राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा लोक लुभावन वायदे किए तो हैं, वो क्या है, बहुत, जो राजनीति में जो नेता लोग होते हैं वो सब क्या है, बहुत ज्यादा मतलब वादे तो करते हैं, बहुत ज्यादा वादे करते हैं, लेकिन उसको क्या पूरा बहुत कम करते हैं। गांव गांव शहर शहर सर्वत्र लोगों के जीवन स्तर को सर्वथा ऊंचा उठाया जाएगा, ऐसा उनका कहना होता है। गांव गांव को प्रकाशमान विकास या ऊंचा किया जाएगा, किंतु उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वो नेता लोग तो क्या है, बकायदा खूब लंबे चौड़े भाषण देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। बोल तो देते हैं लेकिन कुछ करते रहते नहीं है, थोड़ा बहुत करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कथनी और करनी में काफी अंतर रहता है। ये रहा गांव के विकास की बात, तो यहाँ तो क्या है, दूर शहर के विकास के लिए भी लोग तरस जाते हैं, है ना। तो लोग क्या मैम कहीं भी गाँव हो। हेलो, हाँ बेटा मैम बोलो। हाँ, मैम एग्जाम के लिए कौन सा कंप्यूटर लर्न करना है? कंपोलेटर का तो मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा। अच्छा ठीक है, यही स्टॉप करते हैं, है ना। ठीक है, तो बेटा कम से कम इसको कंप्लीट कर लूं, फिर आपको बताऊंगी, हाँ। ठीक है, तो जो नेता है वो क्या है, कथनी और करनी में काफी फर्क रहता है। लोग चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, वो लोग अपने विकास के लिए, अपने शहर के या गांव के विकास के लिए लोग तरसते हैं कि कहीं तो क्या है, सड़कें ढंग से बनी नहीं है, कहीं पे लोगों के लिए क्या है, तालाब ढंग का बना नहीं है, तालाब है लेकिन उसको अच्छे से सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है ना। तो इस प्रकार से क्या, बहुत ऐसे विकास होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है। नेता लोग बोल तो देते हैं कि हम करेंगे करेंगे, लेकिन बोल के चले जाते हैं और उसके बाद बहुत थोड़ा बहुत विकास करते हैं, तो लोग तरस जाते हैं अपने विकास के लिए, चाहे वो शहर हो चाहे विकास हो। यहाँ वृक्षों की छाया, वो क्या है, कभी कभी क्या है, सड़कों में लोग सफर करते हैं, पैदल चलते हैं, तो उनको क्या है, सड़क के किनारे क्या है, अगर पेड़ पौधे हों तो उसके नीचे बेचारे आराम से आराम कर सकते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे लगाने के लिए भी क्या है, वादे कर देते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो नेता लोग क्या है, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, अर्थात जिस लोग के जीवन की सुख शांति से परिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी होती है, वे सर्वथा जनता को छलने और कष्ट देने में संलग्न रहते हैं। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ कहीं अन्यत्र चले जाए और फिर कभी वापस ही ना आए, है ना। यानी इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है उनका, और वादे तो बहुत लंबे लंबे चौड़े कर जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं। लोग अपने विकास के लिए, अपने गांव हो या शहर हो, उनके विकास के लिए क्या है, तरस जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, नेता लोगों के बारे में बताया गया है, राजनीतिक नेताओं के बारे में, जो काम बहुत कम करते हैं, बातें बहुत ज्यादा करते हैं, यानी झूठे वादे बहुत करते हैं। ठीक है, हाँ। अब बेटा आप लोगों का हाफिली का पूछा जाए, है ना। हाँ, पूछिए क्या। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे हाफिली के बारे में। हेलो, मैम कौन सा कंप्यूटर याद करना है?
कंपो लेटर देखिए इसका कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है ना। कंपो लेटर क्या है, जैसे मान लीजिए आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो, है ना, ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पर आपको क्या रेलवे के बारे में कुछ परेशानी हुई है, तो वो परेशानी है उसके बारे में आप लेटर लिखो, है ना। या सफाई कर्मचारी नगर निगम का है ना, तो इस प्रकार से क्या है, लेटर आपको 11वीं क्लास में हो गए हो, तो लेटर और कंपो के लिए तो कुछ सब मतलब आप लोग कुछ भी टॉपिक दिया जाएगा तो आप लिखने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ पढ़ो लिखो उसे, आप अपने तरीके से कोशिश करो लेटर और कंपो लिखने का। ठीक है, टॉपिक आपको कुछ भी दिया जाएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कल के दिन थोड़ा सा एक बार और हिंट दूंगी, ठीक है। हाँ चलिए अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं।